Frauds in accounting and its type. What is mean by fraud? Wrongfully or criminal deception intended to result in financial or personal gain. फ्रॉड मीन्स ये कि आप जानबूझकर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे आप अपना फाइनेंशियली और पर्सनल गेन हासिल करना चाहते हैं, तो फ्रॉड कहलाते हो। यानी आप कोई मुजरिमाना ऐसा काम करते हैं, क्रिमिनल यानी आपको जानबूझ के ऐसा काम कर रहे हैं, धोखा देना चाह रहे हैं, जिससे आपका मकसद फाइनेंशियली और पर्सनल गेन को हासिल करना है, तो ये फ्रॉड है। इससे पहले हमने एरर को डिस्कस किया था। एरर का मतलब ये नहीं होता कि आप जानबूझ के कर रहे हैं, एरर का मतलब होता है बाय मिस्टेक आपसे वो हो गया। फिर वो हमने एरर्स की टाइप्स डिस्कस की थी कि एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं सर। ठीक है, तो वो चीज़ें एरर थी। अभी हम पढ़े फ्रॉड्स क्या होता है। फर्स्ट था मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, यानी कैश के अंदर जो भी मिस एप्रोप्रिएशन हो रही है, जिसको हम बोलते हैं गबन हो रहा है या फ्रॉड हो रहा है। Showing false cash payment is a very common method adopted by employees to misappropriate cash. कैश की पेमेंट को शो करना कम या ज़्यादा एक कॉमन मेथड है जो कि एम्प्लॉयज़ करते हैं, यानी अकाउंटेंट की बात हो रही है, वही चलाता है, तो अकाउंटेंट की जानिब से किया जाता है। मकसद क्या होता है? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर एज अंडर। First is show wage payment to dummy employees and take the cash. आपने कुछ एम्प्लॉयज़ को शो किया हुआ है कि हमारे पास इतने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, यानी डमी एम्प्लॉयज़ हैं, असल में वो एम्प्लॉयज़ नहीं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपने इंक्रीज कर दिए और उनके जो भी डिफरेंस आ रहे हैं, जो पेमेंट आ रही है, वेज आ रही है, वो आप खुद यूज़ कर रहे हैं उसको, ठीक है, अपनी पॉकेट में रखते हैं उसको। तो ये कैश के अंदर मिस एप्रोप्रिएशन हो रही है, यानी आप कैश ज़्यादा शो करवा रहे हैं, हत्ता कि वो खर्च कम हो रहा है। नेक्स्ट, नो रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट रिसीवेबल और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। या तो आपने अकाउंट रिसीवेबल शो ही नहीं कराया है, समझिए आपके पास कोई 100 कस्टमर है तो आपके पास 100 अकाउंट रिसीवेबल होने चाहिए, और आप शो करवा रहे हैं उसमें से 5 करवा रहे हैं, सॉरी उसमें से जो है 80 करवा रहे हैं, 19 करवा रहे हैं, 90 करवा रहे हैं, तो इससे ये कि आपने अकाउंट रिसीवेबल के अमाउंट को डिक्रीज कर दिया, नंबर ऑफ कस्टमर को कम शो करा रहे हैं आप। ये नो रिकॉर्ड का मतलब होता है कि आप एक भी शो नहीं करा रहे, तो ये बहुत कम हो सकता है चांस। ऐसा नहीं है कि आप सेल्स कर रहे हैं और एक भी अकाउंट रिसीवेबल शो नहीं करा रहे और आप बोले तमाम के तमाम से जो है तमाम कैश रिसीव हो गया है, कोई भी रिसीवेबल नहीं है। तो ज़्यादातर चांस यही है कि अकाउंट रिसीवेबल की जो अमाउंट है, यानी नंबर ऑफ अकाउंट रिसीवेबल है, जिसको हम बोलते हैं सब्सिडरी अकाउंट बोलते हैं, उसके बाद ये सब ऐड होके कंट्रोल अकाउंट में शिफ्ट हो जाते हैं। तो जो डिफरेंट कस्टमर के इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं, उसमें उसको हम बोलते हैं कस्टमर अकाउंट, ठीक है। वो 100 कस्टमर है तो 100 अकाउंट रिसीवेबल हैं आपके पास, आपने उसको कम शो करा दिया, आप बोल रहे हैं हमारे पास 80 अकाउंट रिसीवेबल हैं, जो 20 की कैश कलेक्शन होगी वो पॉकेट में चली जाएगी। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग और ऑफ आर्टिफिशियल अकाउंट रिसीवेबल। या आप बोल रहे हैं कि अकाउंट रिसीवेबल आर्टिफिशियल आपने वो कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया कि इससे पैसे लेने हैं। अभी क्या किया आपने? अगर आपके पास कैश का बैलेंस शीट में 1 लाख रुपीस है और आप उसको 80,000 शो करा रहे हैं, तो 20,000 को जो डिफरेंस आएगा आप क्या करेंगे? उससे एक नया अकाउंट खोल देंगे, अकाउंट रिसीवेबल है मिस्टर ए से लेने, तो बराबर हो गई बैलेंस शीट आपकी, और 20,000 रुपये कैश आपने यूज कर लिया, निकाल लिया, ठीक है। यानी बैलेंस शीट का जो डेबिट साइड है, जैसे एसेट साइड है, एसेट साइड का टोटल बैलेंस आ रहा है, या कैश की सिर्फ बात कर लेते हैं, कैश आ रहे हैं 1 लाख रुपए, आपने कैश में से 20,000 विड्रॉ किए और उसको दिखा दिया 80,000, ठीक है। कैश जो आपने निकाला है तो जो 20,000 रुपये कम हो गए, उसकी जगह आपने एक आर्टिफिशियल अकाउंट रिसीवेबल खोल दिया कि एक कस्टमर है उससे पैसे लेने हैं हमें, तो बराबर हो जाएगी बैलेंस शीट आपकी, और कैश आपने यूज कर लिया। अलाउंस फॉर बैड डेट्स रिकवर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड। उसी तरह हमने अकाउंट रिसीवेबल की रिकवरी तो हो गई है, मगर आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। वो कहाँ है इस वक्त? वो राइट ऑफ में पड़ा हुआ है, तो हम बोल रहे हैं कि वो राइट ऑफ हुआ था, आज तक उसकी रिकवरी नहीं हुई। नेक्स्ट,
कैश सेल्स कैन बी शोन एज क्रेडिट सेल्स। आपने कैश सेल्स को क्रेडिट सेल में शो करा दिया, हद तक हुई वो कैश सेल्स है, और आप बोले क्रेडिट सेल्स, वो जो कैश आ रहा है वो भी पॉकेट में जा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ क्या, ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश हुई, यानी कैश के अंदर गबन हो गया, फ्रॉड हो गया कैश में। कैसे होता है? ऐसे होता है जैसे कि अभी आपने सुना। Misappropriation of goods. Detection of misappropriation of goods is more difficult rather than detecting misappropriation of money, especially where sound system of bookkeeping and internal control are not available. To keep control on the physical verification of goods, reconciliation of physical stock with books, and careful checking of sales and purchases must. क्या है डिटेक्शन ऑफ मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स? वो उससे भी ज्यादा मुश्किल है, कैश के मुकाबले में ज्यादा मुश्किल है। कब मुश्किल है? जब आपके पास कोई साउंड सिस्टम ही नहीं है, यानी आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है कि आप जो गुड्स इनवर्ड आउटवर्ड हो रही हैं गुड्स, उसको आप रिकॉर्ड ही नहीं करते, यानी आपके पास वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स का या रिकंसिलिएशन ऑफ फिजिकल स्टॉक का कोई अच्छा या बेहतर या रिकॉर्ड है ही नहीं, और केयरफुल चेकिंग भी नहीं होती सेल्स एंड परचेज की। तो जब आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हुआ हुआ, या आप जो है वेरिफिकेशन नहीं करते गुड्स की, या आप रिकंसिलेशन नहीं करते फिजिकल स्टॉक की, यानी आप काउंटिंग नहीं करते फिजिकल, उसकी चेकिंग नहीं करते स्टॉक की आप, ठीक है, आपकी जो केयरफुल चेकिंग नहीं होती है सेल्स और परचेज की, तो ऐसी पोजीशन में तो आपकी गुड्स की मिसएप्रोप्रिएशन तो होगी। कैसे होगी? इफ रिसिट एंड डिस्पैच अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन वेल, अगर आपके पास रिसिट और डिस्पैच अकाउंट जो है वो मेंटेन नहीं किए, कितनी गुड्स आ रही है कितनी गुड्स जा रही है इसको आपने रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं आप, यानी आपके पास मेंटेन नहीं है ये अकाउंट। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, रिकॉर्डिंग होती है। इन केस अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपकी जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स है वो होगी। गुड्स में बी स्टॉलन बाय एम्प्लॉइज और विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉइज, तो ऐसी पोजीशन में आपकी जो गुड्स है उसकी चोरी बहुत ज्यादा होगी। जब आपको रिकॉर्ड ही नहीं है और 2-3 यूनिट गायब हो जाएंगे तो आपको पता ही नहीं है कि कितने थे कितने चले गए, तो इस पोजीशन में आपको अंदाजा नहीं होगा। तो ये कैश के मुकाबले में ज्यादा मुश्किल काम हो जाएगा कि इसको कैसे डिटेक्ट करे एक ऑडिटर कि कहाँ गई गुड्स। ठीक है, तो ये एक मुश्किल है। ये फ्रॉड के सेकंड टाइप थे। थर्ड, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स विदाउट मिसएप्रोप्रिएशन। फॉल्सिफिकेशन में गलत बयानी हो रही है अकाउंट्स में, कोई इसमें गबन नहीं हो रहा मगर गलत बयानी हो रही है, खुद शो किए जा रहे हैं, कुछ चीजें गलत शो की जा रही हैं। क्या लिखा है? टू शो द डिफरेंट फेक पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल डेटा। क्यों किया जाता है ये? ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल डेटा है उसको डिफरेंट या उसकी फेक पोजीशन दिखाई जाए, जो है उससे हटके दिखाई जाए या फेक पोजीशन बताई जाए ऑर्गेनाइजेशन के डेटा। Two types of manipulation of accounts are mainly done by top management to mislead some parties for some specific purpose. कौन करवा रही है? By top management. Top management involved है इसके अंदर। क्यों करवा रही है टॉप मैनेजमेंट? To mislead some parties. कुछ पार्टीज को मिसलीड करना है for some specific purpose, ताकि समझ में ना आए सामने वाली पार्टी को हो क्या रहा है, दिखाए कुछ जा रहा है हो कुछ रहा है। तो ये चीज फर्स्ट का है शोइंग हायर प्रॉफिट। मिसलीड करने का फर्स्ट जो मेथड है वो है शोइंग हायर प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट शो कर रहे हैं। फॉलोइंग आर द रीजंस बिहाइंड शोइंग हायर प्रॉफिट देन एक्चुअल। ये रीजन है इसके। फर्स्ट क्या है?
आप अपना प्रॉफिट हायर क्यों शो कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट कहीं और भी जा रहा है, उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं जस्ट कि कंपनी अपना प्रॉफिट को ज्यादा शो कर रही है। टू ऑब्टेन क्रेडिट और टू एनहांस एग्जिस्टिंग क्रेडिट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट मिले, यानी उधार मिल जाए, बैंक क्रेडिट दे दे। आप ज्यादा प्रॉफिट शो करोगे तो सी होगा कि बैंक आपको क्रेडिट दे देगा। यानी अभी ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक मकसद है, उसके पास कैश की नीड है, उसको कैश चाहिए, लोन चाहिए, क्रेडिट चाहिए, सिर्फ एक मकसद है। ठीक है, अभी सब बाकी को भूल जाए। तो उसको जब कर्जा चाहिए तो क्या करेगी, तो क्या करेगी, वो अपने प्रॉफिट को ज्यादा शो करती है ताकि उसकी जो नीड है, सबसे ज्यादा नीड जो अभी है, वो पूरी होगी। सेकेंड है टू मेंटेन कॉन्फिडेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। हायर प्रॉफिट से सेकेंड क्या ऑब्जेक्टिव होता है इनका, कि जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं उसको उनका कॉन्फिडेंस मेंटेन हो जाए, वो बोले हाँ भी, इनको वाह वाह मिल जाए कि कंपनी बहुत अच्छी चला रहे हैं आप, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या अच्छी कंपनी चला रहे हैं माशाल्लाह, बड़ा बड़ा प्रॉफिट हो रहा है कंपनी के अंदर। थर्ड, टू हाइक द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का जब प्रॉफिट ज्यादा होगा, कंपनी की जब आप फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी दिखा देंगे, तो उसका जो शेयर प्राइस है या मार्केट में जो प्राइस है शेयर्स की, वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। वो डिपेंड करती है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पे। टू गेट मोर कमीशन, वेयर कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट अर्न। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है कि आप अगर प्रॉफिट ज्यादा शो कराएंगे तो आपको ज्यादा कमीशन मिलेगा, कमीशन बेस्ड है आप, तो आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट शो कराएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा कमीशन अर्न करें आप। नेक्स्ट, टू डिक्लेयर डिविडेंड एट हायर रेट। जब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, जब आपकी मार्केट प्राइस शेयर की अच्छी हो जाएगी, जब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी अच्छी नजर आ रही है, तो फिर आपने डिविडेंड भी हायर रेट पे देना है, यानी ज्यादा रेट पर देंगे आप डिविडेंड। तो शेयर होल्डर बोलेंगे जब सब कुछ अच्छा है तो हमने क्या बुरा किया, हमें भी आप प्रॉफिट ज्यादा दीजिए। लास्ट ईयर कंपनी की परफॉर्मेंस कम थी तो हमें प्रॉफिट मिला था फॉर एग्जाम्पल 5%, अब हमें 8% चाहिए, तो रेट ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज कीजिए आप। तो फॉल्सिफिकेशन कहाँ हो रही है, किसके, कौन इंक्लूड है इसमें, कौन इन्वॉल्वेबल, मैनेजमेंट इन्वॉल्व, खुद करवा रही है वो, ताकि पहले मेथड क्या है, प्रॉफिट को ज्यादा शो करवाना, ताकि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को कुछ और शो कराया जाए। फेक पोजीशन बना दी उन्होंने कंपनी, और उसके रीजन क्या थे, क्यों करवा रहे हैं शोइंग हायर प्रॉफिट, ये रीजन है। नेक्स्ट, शोइंग लोअर प्रॉफिट, लो प्रॉफिट शो कराने का रीजन है। फॉलोइंग आर द रीजंस बिहाइंड शोइंग लोअर प्रॉफिट देन एक्चुअल। टू अवॉइड और टू रिड्यूस डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द कंपनी, इनकम टैक्स एंड टैक्स। प्रॉफिट को रिड्यूस या लो प्रॉफिट शो कराने की रीजन ये है कि कंपनी टैक्स कम पे करना चाहती है। अभी कंपनी का मकसद ये है कि कंपनी चाहती है कि कम से कम टैक्स पे करे, तो इनकम कम शो कराएंगे आप, टैक्स कम पे करेंगे। नेक्स्ट, टू परचेज शेयर एट लोअर प्राइस। कंपनी शेयर परचेज करना चाहती है लोअर प्राइसेस पे, इसको अकाउंटिंग में बोलते हैं ट्रेजरी स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने शेयर इशू कर दिए हैं, 1 लाख शेयर इशू किए। अच्छा, वो शेयर होते क्या है, कभी कभी शेयर होल्डर जो है परचेज करने के बाद कोई परचेज कर रहे हैं, देन उसको उसकी नीड नहीं है, उसको कैश चाहिए, ठीक है, तो क्या करेगा वो शेयर को प्राइमरी मार्केट में, सॉरी सेकेंडरी मार्केट में सेल कर देंगे। हमारे पास शेयर की टू टाइप्स होती है मार्केट की, शेयर इशू करने की या शेयर रिसीव करने की टू टाइप्स होती हैं जहां से आपको शेयर मिलेंगे। फर्स्ट होती है प्राइमरी मार्केट, सेकंड होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट हम बैंक को बोलते हैं जहां से फर्स्ट टाइम शेयर इशू होते हैं,
ठीक है, बैंक के थ्रू इशू होते हैं शेयर, तो बैंक हमारी प्राइमरी मार्केट। अच्छा, फिर आपको अगर आपने बैंक से परचेस कर लिए शेयर, बैंक से ले लिए, ठीक है, आपके पास शेयर्स आ गए। इसके अलावा अगर आपको शेयर्स चाहिए उसी कंपनी के, तो आपको मिलेंगे सेकेंडरी मार्केट से, यानी स्टॉक एक्सचेंज से मिलेंगे। फिर वो किस तरह आ रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में, कि मैंने वो शेयर परचेज किए थे, मुझे कैश की नीड थी, तो मैं स्टॉक एक्सचेंज गया, मैंने उधर भेज दिए, सेल कर दिए किसी को। ठीक है, तो अब वो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर है, मैंने स्टॉक एक्सचेंज में दे दिए वो शेयर। तो अब वहां से अगर मुझे उस कंपनी के शेयर चाहिए तो मिल जाएंगे, वो आपकी कहलाएगी प्राइमरी मार्केट। तो कंपनी अपने कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए दोबारा वो शेयर परचेज कर लेती है, रीपरचेजिंग ऑफ शेयर्स। अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं, ट्रेजरी स्टॉक बोलते हैं, ट्रेजर, खजाना। ठीक है, ट्रेजरी स्टॉक बोलते हैं उसको। लो प्राइस पे ले लेगी फिर वो, इसलिए कि लोअर प्रॉफिट शो किया, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी शो नहीं हो रही इस वक्त, तो कम रेट पे आपको शेयर मिल जाएगा। नेक्स्ट, टू गिव रॉन्ग इंप्रेशन टू द अदर्स कॉम्पिटिटर्स ऑफ द बिजनेस। वो जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं बिजनेस के, उनको रॉन्ग इंप्रेशन देना, गलत तासुर देना। उनको ये बताया जा रहा है कि भाई हमारी कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम हुआ है, कंपनी की जो है फाइनेंशियल पोजीशन बहुत वीक है। उनको ये बताया जा रहा है, और हकीकत में नहीं, असल में ऐसा नहीं है। ये तो खुद शो करा रहे हैं ना आप, शोइंग लो प्रॉफिट, खुद शो कराया आपने। क्यों? ताकि टैक्स कम पे करें, ताकि अपनी ही कंपनी की जो शेयर्स है मार्केट में उसको लोअर प्राइस पे परचेज कर लें, ताकि कॉम्पिटिटर जो हैं उनको रॉन्ग इंप्रेशन दें कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं। तो शायद उनका आपस से जो अटेंशन है वो थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाए कि हाँ इसको अभी ऐसी चल रही है, छोड़ो इसको। नेक्स्ट, मैनर ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स may be done in the following ways. किस तरह कर रहे हैं मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स? मैनर ऑफ मैनिपुलेशन, विंडोज ड्रेसिंग is a manipulation or misrepresentation of financial data in such a way that it seems better than what is actually is. जैसी है उससे ज्यादा बेहतर दिखाना। क्या कर रहे हैं मैनिपुलेशन में, कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जैसी है उससे ज्यादा बेहतर दिखाना। मैनिपुलेशन की मीनिंग होती है हेर फेर करना। ठीक है, हेर फेर करना यानी आगे पीछे कर देना उसको। Some of the method of window dressing is given as here under. विंडो ड्रेसिंग मीन्स आपने क्या किया हुआ, उसको फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर, और आप क्या दिखा रहे हैं इस वक्त, बेहतर दिखा रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है कंपनी की, जितनी है उससे भी अच्छी दिखा रहे हैं आप। तो अगर आप कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर दिखाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे आप, अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज को कम कर देंगे। जितनी लायबिलिटीज कम होंगी उतना बिजनेस स्ट्रांग है, यानी सब पैसा हमारी जेब से लगा है, हमने किसी से कर्जा नहीं लिया, कोई लायबिलिटी नहीं है हमका। अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज। नेक्स्ट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यूएशन को बढ़ा दिया आपने, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इंक्रीज हो गई, बहुत स्ट्रांग है आपकी कंपनी। ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट, परचेजेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर मे बी डेफर्ड टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इस साल जो आपने 5 लाख की परचेजेस और आपके एक्सपेंसेस 3 लाख, टोटल 8 लाख के आपके एक्सपेंसेस थे, इसको आपने नेक्स्ट ईयर में दिखा दिया। करंट ईयर में एक्सपेंस कम, रेवेन्यू बढ़ गई, मगर फिर नेक्स्ट ईयर दिखाएंगे तो नेक्स्ट ईयर जो है वो फिर
बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो आप क्या करना चाह रहे हैं कि करंट ईयर में जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो आप नेक्स्ट ईयर में शो करा रहे हैं कि हमें पे करने हैं, यानी हुए नहीं पे करेंगे, नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे आप, तो आपके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे और उसके बाद जो है आपकी रेवेन्यू बढ़ जाएगी। चार्जिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब फाइनेंशियल पोजीशन आप गुड शो कराने के लिए कर रहे हैं। चार्जिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है? अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बाइक परचेज या मशीन परचेज कर रहा हूँ तो मशीन पे जो एक्सपेंस आया वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और मशीन में ऑयल, उसमें ऑयल फिल करवाएंगे, उसकी रिपेयर होगी, उसके अलावा जो एक्सपेंडिचर आएंगे वो कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो अकाउंटिंग ईयर में एंड हो जाते हैं। यानी अगर आपने मशीन परचेज कर ली तो आपने जब 10 साल तक वो मशीन चलेगी तो उसका लॉन्ग इम्पैक्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कि ये अकाउंटिंग ईयर में होते हैं, जैसे उसमें हर साल जो है उसको कोई रिपेयर मेंटेनेंस होगी, या फिर हर महीने बल्कि उसको ऑयल चेंज होगा, उसमें फ्यूल डलेगी, उसकी सर्विस होगी, ठीक है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो उनका जो इसको एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे और अकाउंटिंग पीरियड मिलेंगे उसको, ठीक है। तो एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में भी यही डिफरेंस होता है। एक्सपेंस अकाउंटिंग जो पीरियड होता है फिस्कल ईयर तक होते हैं, और एक्सपेंडिचर का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है, ये डिफरेंस। तो आप क्या कर रहे हैं, आप चार्ज कर रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो आपके एक्सपेंडिचर हो रहे हैं जिससे आपसे आपकी इनकम डिक्रीज हो रही है। जब आप आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो आपकी रेवेन्यू डिक्रीज होगी। तो आप क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप बोल रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं हो रहे हमारे, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है। आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर शो कराएंगे तो आपकी एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपके एक्सपेंस कम आएंगे, और आपकी जब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एक्सपेंस कम आएंगे तो इनकम इंक्रीज हो जाएगी आपकी। ये काम हुआ। यानी आप अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बेटर दिखाने के लिए आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी कैपिटल एक्सपेंडिचर शो करा रहे हो। Sales and other income of preceding year may be shown as income of sales or sales of the current. सेल्स और अदर इनकम को पिछले साल की जो है वो आपने शो करा दिया कि भाई ये तो इस साल की, करंट ईयर की, ये तो करंट ईयर की इनकम है, वो तो रिसीवेबल थी, रिसीव अब हुई है, समझिए इस तरह शो करा दिया आपने कि आपकी इनकम बढ़ गई, इससे सेल्स भी इंक्रीज हो गई। जब सेल्स इनकम इंक्रीज होगी तो उसका इम्पैक्ट आएगा डायरेक्ट रेवेन्यू पे, रेवेन्यू भी यानी नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो हमने डिस्कस किया मैनर ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट, कि अकाउंट्स के अंदर मैनिपुलेशन कैसे होती है, कैसे हेर फेर की जाती है, ठीक।